हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूं, जिसका कि अभी तक 17-18 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो मैं पार्ट लेकर आया हूं वो आपका है 19वां पार्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज़ जो मेरा चल रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न का जो सिलेबस है एकदम एज़ इट इज़ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं सिलेबस का भी एक वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिए। फिर उसके बाद वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सिलेबस से एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं लाता हूँ, जितना भी क्वेश्चन लाता हूँ मैं सिलेक्टेड लाता हूँ। तो आज का जो मेरा पार्ट है वो पार्ट मेरा है 19 पार्ट है। 19 पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और मैं फ़र्दर कोशिश ये करता हूं कि जितने भी अल्फाज या जितने भी सेंटेंस या जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, अब इबारत का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। ये लफ्ज़ आपका उर्दू का है, इसका इंग्लिश पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ इबारत का इंग्लिश तर्जमा क्या होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि प्रैक्टिस के तौर पे आप भी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। दोस्तों के रिक्वेस्ट पर दोस्तों ने कहा कि सर नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। तो पहले मैं 15 ही करा रहा था, लेकिन अब 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ। लेकिन वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें फ़ायदा होगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है फूड है, 2 में टेक्स्ट है, 3 में लेक्चर है, 4 में सॉन्ग है। तो इबारत का आपको अंग्रेज़ी वर्ड क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मसला फंस जाता है कि ये सारे मुफ़्रदात के मानी तो आप समझ रहे हैं, सारे मुफ़्रदात के मानी आप समझ रहे हैं, लेकिन ये उर्दू में जो पूछा जा रहा है इबारत, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसके आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ज़रूरी है, तो इसका जो माना होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसका जो होता है, इसको कहते हैं एक लिखावट जो होता है, लिपि कह सकते हैं, या फिर जिस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक पैसेज हम इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, या उर्दू का कोई मजमून पढ़ रहे हैं, या हिंदी का कोई आप कह सकते हैं कि कथन है, उसे हम पढ़ रहे हैं, तो वो आपका जो होगा एक तरह का इबारत होगा। वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेक्स्ट बोलते हैं ना कि ये एक टेक्स्ट है। या जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं तो बोलते हैं वंस अगेन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मी अ टेक्स्ट, कि आपको फिर से मेरे पास टेक्स्ट करने की इजाज़त नहीं है। तो ये टेक्स्ट एक तरह का लिखने के माने में है, लेकिन यहाँ इबारत से ताल्लुक़ रख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझते चलेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो भी आपका क्लियर हो जाए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैन्योर इनटू उर्दू। तो लफ्ज़ मैन्योर का उर्दू आपसे पूछा जा रहा है। ये मैन्योर आपका इंग्लिश का वर्ड है, इसका उर्दू क्या होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से ए में हाथ, 2 में खाद, 3 में औजार, 4 में सरसों। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर सवाल नंबर 2 डाल के टिक कर सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए। तो दोस्तों, मैन्योर कहते हैं, ये आपका जो है खाद है, एक तरह का ये खाद जो है उसे हम मैन्योर बोलते हैं। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये मैन्योर का वर्ड हमें ट्रांसलेशन में कहाँ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मिल सकता है, कोई पैसेज दे दिया गया, मान लीजिए किसान के अमल से कोई पैसेज दे दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है कि मैं एक किसान को खेत में खाद डालते हुए देखा। तो आप कैसे बनाइएगा, लफ्ज़ खाद आ गया, तो अगर इसकी इंग्लिश आपको नहीं पता है तो कैसे बनाइएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ago I saw a farmer that he was sowing the manure in the field, कि एक समय पहले की बात है कि मैं एक किसान को देखा कि वो खेत में खाद डाल रहा था। तो इस तरह आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आप सारे वर्ड्स को ध्यान से देखते चलिए, आपके वर्ड ही हैं जो आपके नंबर को बचा सकते हैं, और अगर अच्छे वर्ड्स आप डाल रहे हैं तो आपके वो नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं, और इसको हिंदी में भी खाद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी इसको खाद ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं, उर्दू में खाद, और हिंदी में भी इसको खाद बोलते हैं। तो तीनों ज़बान के अल्फाज को हम समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, मसनूई का हिंदी तर्जमा क्या होगा। मसनूई आपका उर्दू का लफ्ज़ है, इसका हिंदी क्या होता है आपको बताना है।
तो ऑप्शन देखते हैं आपके। ऑप्शन ए में है कृत्रिम, 2 में ग्रह, 3 में भोजन, 4 में सरकार। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, कृत्रिम, ग्रह और भोजन और सरकार। तो इसमें से इसका आंसर क्या सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आर्टिफिशियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, RTIFICIAL, आर्टिफिशियल इसको हम बोलते हैं आपका इंग्लिश में, और उर्दू में इसको बोलते हैं मसनूई, और हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कृत्रिम। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो काम हाथ से होता है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या फिर मसनूई या कृत्रिम। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है खुलासा का मतलब क्या होता है? खुलासा का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस ए में किताब, 2 में इम्तिहान, 3 में मरकज़, 4 में निचोड़। दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां के थ्रू जाके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको उर्दू के हवाले से प्रोवाइड कराया जा सके। और उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक दे दिया हूँ जहाँ पर मेरे सारे उर्दू अनुवादक या उर्दू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस या फिर वीडियोज़ पड़े हुए, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख के आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं खुलासा का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 1 में किताब, 2 में इम्तिहान, 3 में मरकज़ और 4 में निचोड़। तो दोस्तों खुलासा को हमें समझने की ज़रूरत है। खुलासा हम जब कभी कोई मजमून लिखते हैं या एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का सवाल अपना हम लिखते हैं तो लास्ट में समराइज़ करते हैं। क्या करते हैं? समराइज़, निचोड़ लिखते हैं। तो ये आपका निचोड़ जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। खुलासा का मतलब क्या होता है? निचोड़। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? समराइज़। समराइज़, SUMMERIZE, समराइज़ या समरी भी इसको बोलते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। समराइज़ और खुलासा, निचोड़, तो ये आप कुछ मुफरदात हैं जिन्हें आप लिख लीजिए ताकि फ़र्दर आपके मुफरदात में इजाफ़ा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। मैं अब तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जुमला है उर्दू का, मैं अब तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इसका अंग्रेज़ी बनाना है कि इसका अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा सही तौर से। मैं अब तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंग्रेज़ी बनाओ, ये आपका सवाल है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, 1 में है नाउ आई कैन नॉट सफ़र यू, और सेकंड में है आपका है नाउ आई कैन नॉट सफ़र्ड यू। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जुमला सही होगा। दोस्तों इसी तरह के आपको जुमले देखने को मिलेंगे जो कि आपके पैसेज में भी इस्तेमाल किया जाएगा या एज अ सिंगल सेंटेंस आपको दिया जाएगा। तो आपको करेक्ट करना है, उसमें आपको ग्रामेटिकल व्यू से आपको करेक्ट करना है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। एक जुमले से यहाँ पे आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस तरह के जुमले आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़बान से वाइस वर्सा के तौर पर एक ज़बान को दूसरे ज़बान में तब्दील करके आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जुमले जो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स को हो उसे भी दाखिल करूं ताकि उससे आपको आइडिया मिले। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इन दोनों जुमलों में कौन सा सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है, हम समझते हैं। तो मैं अब तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कोई इंसान किसी का बोझ उठाए हुए है या कोई इंसान किसी को बार बार कोई बात सुना रहा है तो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी बात बहुत हो गई, अब तुम्हारी बात मेरे समझ से बाहर है। तो इसको बोलते हैं नाउ आई कैन नॉट सफ़र यू। नाउ आई कैन नॉट सफ़र यू, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों होगा? ये आपका सेकंड जो गलत क्यों होगा, इसलिए नाउ आई कैन नॉट सफ़र्ड, यहाँ पे जो सफ़र्ड लगा दिया है ये आपका पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म नहीं बल्कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो ये वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पे वर्ब का जो सेकंड फॉर्म यूज़ हो गया है ये बिल्कुल जुमले के स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया है। तो देख रहे हैं कि बस ईडी बढ़ाने से और एज इट इज़ सब सही है, लेकिन ईडी बढ़ा देने से प्रेजेंट के बजाय हम पास्ट वर्ब ला दिए हैं तो हमारा जुमला ख़राब हो गया। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब कभी भी आप एक ज़बान को दूसरे ज़बान में ट्रांसलेट करें। तो नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हुआ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, वर्ग का उर्दू अनुवाद क्या होगा। एक लफ्ज़ हिंदी का है वर्ग, तो इसका उर्दू अनुवाद क्या होता है, उर्दू मतलब क्या होगा आपको ये बताना है।
आपके ऑप्शंस ए में मतलब, 2 में दर्जन, 3 में जुमरा, 4 में होशियार। तो दोस्तों वर्ग का मतलब क्या होता है? हमारे साथ दुश्वारी ये होती है कि वर्ग को तो हम समझ रहे हैं कि वर्ग होता क्या, इसको इंग्लिश में भी आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो आपको देना है उर्दू में। तो उर्दू में आप कैसे देंगे? इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन सीरीज चालू किया हूँ कि आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों ज़बानों पर अबूर हो जाए। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग को आपको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्शन बोलते हैं, SECTION, सेक्शन बोलेंगे या फिर कैटेगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे कि वर्ग को कैटेगरी, सेक्शन बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या बोलती हैं वो आप यहाँ समझ लीजिए। उर्दू में वर्ग को बोलते हैं जुमरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जुमरा, जिसको कैटेगरी के माने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंसान का होता है ना, इंसान किस सेक्शन में आता है या इंसान का कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC ST, जुमरा के माने में वो इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज़ आता है कास्ट, CASTE, कास्ट जो होता है ये आपका उर्दू में इसको ज़ात बोलते हैं और हिंदी में भी ज़ात ही बोलते हैं। कास्ट को बोलते हैं आपका हिंदी में ज़ात। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, हिंदी में इसको ज़ात ही बोलते हैं और उर्दू में भी इसे ज़ात बोलते हैं, ज़ात। तो इसे भी आप फर्दर नोट कर लीजिए, आपके मुफ़्रदात में इजाफा हो जाएगा, वोकैबुलरी में आपके इंक्रीजिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 का आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? हदबंदी का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? एक लफ्ज़ है हदबंदी, इसका अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। तो हदबंदी अगर आप समझ रहे हैं तो इसके बहुत सारे मुफ़्रदात हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही है। तो मेरा मेन मकसद यहाँ क्या है, मोटो क्या है कि आपको वर्ड्स जो हैं वो आपको याद हो जाए कि इसका माना अंग्रेज़ी में क्या होता है। और भी वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके जहन में होंगे, हम उसके जानिब नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम कुछ मुफ़्रदात आपको देंगे जिसका माना कि हद के लिए, हदबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में स्ट्रगल, 2 में सिस्टम, 3 में फेंस, 4 में चैप्टर। तो हदबंदी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हदबंदी के लिए एक होता है फोर्टिफाइड। क्या होता है दोस्तों? फोर्टिफाइड, FORTIFIED, फोर्टिफाइड, जिसको किलाबंदी के माने में भी इस्तेमाल होता है, चहार दीवारी के माने में भी इस्तेमाल होता है, और हदबंदी के माने में भी इस्तेमाल होता है। ग्राउंड भी हदबंदी के माने में इस्तेमाल होता है, बाउंड्री भी हदबंदी के माने में इस्तेमाल होता है। ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये अल्फाज नहीं हो सकते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ फेंस जो है ये भी आपके हदबंदी के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आपके लिए एक लफ्ज़ जो है ज़्यादा हो जाएगा, आपके इल्म में एक लफ्ज़ की ज़्यादती हो जाएगी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि फेंस कहते हैं हदबंदी। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? माइंड योर टंग का उर्दू तर्जमा क्या होगा? माइंड योर टंग का उर्दू तर्जमा क्या है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, 1 में है ज़बान काट दो, 2 में है तुम्हारा दिमाग, 3 में है ज़बान पर लगाम दो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इसी तरह छोटे छोटे जुमले आपको देखने को मिलेंगे जिसका तर्जमा आपसे करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप अच्छे से तर्जमा कर रहे हैं तो आप उसके नंबर्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, बचा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। माइंड योर टंग का जो सही तर्जमा होगा, ज़बान पर लगाम दो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो बोला जाता है माइंड योर टंग, कि अपनी ज़बान पे लगाम दो, ज़्यादा या फजूल बातें मत बोलो। नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं मैं कुछ ऑप्शंस को कम कर दिया हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस हैं, इसलिए कि मेन मकसद हमारा यहाँ का है कि हम मुफ़्रदात को याद कर लें। 3 ऑप्शन, कहीं कहीं आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चूँकि जहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे मेन मकसद है कि आपको इंडिकेट कर दिया जाए कि इस तरह के जुमले भी आ सकते हैं, इस पर आप नज़र डाल के रखिए। सवाल नंबर 9 देखते हैं कि सवाल नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्दर इनटू हिंदी? एक लफ्ज़ है, इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का फर्दर, की इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा आपको ये बताना है। हिंदी मतलब क्या होता है ये बताना है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्दर इनटू हिंदी? तो दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही है, ये 2 लिखा गया है। ऑप्शन 1 में देखते हैं कठोर है, 2 में पंख है, 3 में ज्ञान है, 4 में अधिक। तो दोस्तों ये फर्दर जो होता है ये आपका अधिक के माने में इस्तेमाल होता है। जैसा कि बोलते हैं
आई न्यू अबाउट इट एंड आई वांट टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि मैं इसके बारे में जान गया हूँ, मैं मज़ीद और जानने का इच्छुक हूँ या जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए फ़र्दर का यूज़ इस्तेमाल होता है, मज़ीद के माने में उसे होता है उर्दू में। यहाँ फ़र्दर का हिंदी जो आपका होगा ये अधिक हो जाएगा, इसको उर्दू में बोलते हैं मज़ीद। क्या बोलते हैं? मज़ीद, या फिर ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा भी बोलते हैं। तो मज़ीद और ज़्यादा ये दोनों आपके इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। तो फ़र्दर का हिंदी आपका क्या हो जाएगा? अधिक। उर्दू में मज़ीद और ज़्यादा दोनों बोला जाता है। तो इन मुफ़रदात को भी आप कलम बंद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। आर्थिक शब्द का अनुवाद क्या होगा? आर्थिक शब्द, लफ्ज़ आर्थिक का मतलब आपको बताना है कि इसका अनुवाद क्या होता है। अब इसका अनुवाद आपसे किस ज़बान में पूछा जा रहा है, जो ऑप्शंस हैं उसी ज़बान में आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्थिक के ऑप्शंस जो दिए गए हैं, एक में माली है, 2 में तिजारत है, 3 में खिदमत है, 4 में कानून। माली, तिजारत, खिदमत, कानून। आपको बताना है कि आर्थिक का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल आपको बता दिया हूँ, यानी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश आपको बता दिया गया। अब आप इसके ऑप्शंस इंग्लिश से निकालिए कि फाइनेंशियल या फिर आर्थिक का उर्दू तर्जमा क्या होता है। तो दोस्तों माली, ये क्या है? माली कंडीशन को बोलते हैं ना, कि हमारा माली हालत जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब आई डोंट कैन सफ़र मच मोर इन द फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे माली जो है ये आपका हो जाएगा फाइनेंशियल या फिर आर्थिक शब्द का ये तर्जमा हो जाएगा उर्दू में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 देखते हैं। मैं बेकार कामों में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। ये आपके लिए एक जुमला है उर्दू का, इसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो आप कैसे बनाइएगा? अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी बनाओ, ये करना है। जुमला फिर से देख लीजिए, मैं बेकार कामों में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। आपको इंग्लिश बनाना है। आप कैसे बनाइएगा? यहाँ आपके 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको चूज़ करना है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या दिया गया? आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन यूज़लेस। पहले में कहा जा रहा है कि आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन यूज़लेस। सेकंड में क्या कहा जा रहा है? सेकंड में कहा जा रहा है आई डोंट वेस्ट टाइम। तो आपको बताना है कि कौन सा जुमला सही होगा। तो जाहिर सी बात है ये जुमला आप निकाल सकते हैं, इसलिए कि ये इतना बड़ा जुमला है, ये आपका जुमला इतना बड़ा है और इसकी इंग्लिश इतनी छोटी कैसे हो सकती है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे सकता था बड़ा जुमला, बट बड़ा जुमला देने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस पर खुद प्रैक्टिस ना करें या ग्रामर पे आप कमांड हासिल ना करें। तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन यूज़लेस वर्क, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन यूज़लेस वर्क, मैं बेकार कामों में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। ये इसका बिल्कुल सही तर्जुमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? रहीम कौन सा सिगा है? लफ्ज़ रहीम ये उर्दू के क़वायद से सवाल माख़ज़ लिया गया है। रहीम कौन सा सिगा है? आपके ऑप्शंस ए में मारफा, 2 में नकरा, 3 में सिफत, 4 में फ़ेल। रहीम कौन सा सिगा है आपको ये बताना। अगर आपको पता है दोस्तों तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मोबाइल में कोई ग्रुप हो जो उर्दू से रिलेटेड हो तो उन तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए जो कोई भी उर्दू अनुवादक, राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं, ताकि उन तमाम दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और क्या आप चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 में रहीम कौन सा सिगा है। तो दोस्तों ये रहीम जो है ये आपका सिफत का सिगा है। क्या है दोस्तों? सिफत का सिगा। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में यहाँ पे जो रहीम है वो सिफत है, यानी बारी ताला खुदा ताला की वहाँ पे सिफत या एडजेक्टिव बताया जा रहा है, विशेषता जिसे कह सकते हैं या खसूसियत कह सकते हैं, उसे हम बताया जा रहा है। तो ये रहीम कौन सा सिगा है? ये आपका सिफत का सिगा है। तो आपको सिफत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क़वायद का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। मारफा, नकरा, फ़ेल, इन तमाम पे मैंने अपने वीडियोज़ में इन तमाम पे तफसील से ज़िक्र किया है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो ज़रूर प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद इन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका फ़र्दर इल्म में इजाफ़ा होता जाए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है
व्यावसायिक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? व्यावसायिक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा आपको ये बताना है। अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर बता सकते हैं। व्यावसायिक का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा? आपके ऑप्शंस ए में बिजनेस, 2 में ओकेशनल, 3 में कोर्स, 4 में स्टडी। तो व्यावसायिक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों व्यावसायिक जो होता है ये आपका एक तरह का होता है ओकेशनल। क्या होता है? ओकेशनल। इसको उर्दू में बोलते हैं पेशा। पेशा बोलते हैं इसको उर्दू में, पेशा। इसको प्रोफेशनल के माने में भी अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये एक तरह का होता है ओकेशनल कोर्स होता है, तो ओकेशनल कोर्स वो लोग करते हैं जो किसी पेशे में मुल्हक हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब पोर्टल में वो लोग हों, वो ओकेशनल कोर्स को फॉलो करते हैं, जो कि एक तरह का डिस्टेंस कोर्स होता है। तो यहाँ चूँकि हमें ये समझना ओकेशनल क्या होता है? व्यावसायिक, और इसको उर्दू में बोलते हैं पेशा। तो ऑप्शन 13, सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि व्यावसायिक का अंग्रेज़ी तर्जमा होता है पेशा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या किया जा रहा है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिकमेंडेशन इनटू हिंदी? लफ्ज़ रिकमेंडेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है आपको बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लेटर्स में, पैसेज में और ऑफिशियल काम में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। चूँकि ऐसा वर्ड ही है एक तरह का, इसमें आजिज़ी पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसको, मैं आजिज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया हूँ। आप इसके आंसर तक इजीली पहुँच सकते हैं। आपके ऑप्शन ए में अनुरोध, 2 में आदर्श, 3 में अपमान, 4 में सहायक। तो रिकमेंडेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैं आजिज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, आप थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। आजिज़ी किस में होता है? जब कोई इंसान किसी इंसान से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ये लफ्ज़ अनुरोध बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रिकमेंडेशन का हिंदी क्या होता है? अनुरोध होता है, जिसको उर्दू में सिफारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिफारिश। उर्दू में सिफारिश बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। तो आप इसको जहन नशीन ज़रूर रखिएगा कि उर्दू में इसे क्या बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं सिफारिश और इंग्लिश में बोलते हैं रिकमेंडेशन और हिंदी में बोलते हैं अनुरोध। तो आपका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों के मुफरदात यहाँ से वाज़े हो गए और इसे आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वीडियो लेंदी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अंग्रेज़ी बनाओ। एक जुमला है, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? ये थोड़ा अगर इस वर्ड को मैं दाखिल किया हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं बताऊँगा कि ये मैं क्यों दाखिल किया हूँ। इसी को हम 2 तरीके से बनाते हैं। वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब के ज़रिया और एक वर्ब के ज़रिए हम बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, आई एग्रीज विद यू, और 2 में है आई एग्री विद यू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जुमला फिर से सुन लीजिए, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। तो ये लफ्ज़ रखता हूँ, इस पर आप गौर कीजिए तो आपका जहन जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो शनाख्त है, अलामत है, उसमें क्या होता है कि जुमले के आखिर में तातीते वगैरह आता है। तो तातीते जो आएगा तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो आई एग्रीज जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको रूल पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का रूल पता होगा तो यस या यस आई वी यू में नहीं यूज़ होता है। तो ये आपका यूज़ किस में होता है? ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, आई एग्री विद यू। और इसी को एक तरह और बनाते हैं कुछ लोग, जैसे आई एम एग्री विद यू कहते हैं, आई एम एग्री विद यू। ये जुमला आपका सही नहीं होगा। ये जुमला आपका तब सही होगा कि मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। अगर ये जुमला होता, चूँकि माना एक ही है, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। लेकिन अगर यही जुमला आपका उर्दू में हो जाए कि मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, तो ये सिंपल टेंस हो जाएगा। तो सिंपल टेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई एम एग्री विद यू। लेकिन चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको रूल लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है तो बराए करम आप गूगल कर लीजिए या फिर बुक्स का सहारा लीजिए, आपको तफसील से वहाँ पता हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस पर भी वीडियो बना दूँ, सेंटेंस को पढ़ा दूँ किताब के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? हाँ, तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है कि मोशन का हिंदी तर्जमा क्या होगा? लफ्ज़ मोशन, इसका हिंदी तर्जमा क्या होता है आपको बताना है।
ऑप्शंस देखते हैं। ए में बैठक, 2 में गति, 3 में चलान, 4 में चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोशन का हिंदी क्या होता है? तो मोशन का जो दोस्तों हिंदी होता है वो एक तरह का हरकत से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू में बता दे रहा हूँ, हरकत। और अब आप इसका आंसर निकालिए, अपने तरफ से वीडियो को रोक लीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों मोशन को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं गति। क्या है दोस्तों? गति बोलते हैं। कार्य प्रगति पर है, वर्क इज़ ऑन प्रोसेस। कार्य प्रगति पर है, वर्क इज़ ऑन प्रोसेस। वहाँ पे प्रगति के माने रफ्तार, वसाअत या हरकत के माने में है। मोशन के माने में होता है किसी चीज़ का हरकत में होना। तो यहाँ पे चूँकि मोशन का हिंदी तर्जुमा पूछा जा रहा है तो गति इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा है, इसके माने क्या है? इसको कहते हैं उर्दू में चाँद को चंद्रमा बोलते हैं। चाँद को चंद्रमा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मून। तो ये भी आप इसको ज़हन-नशीन कर लीजिए, ये भी पैसेज में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो चंद्रमा, चाँद। और सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं, इंग्लिश में उसे सन बोलते हैं। एक है SON के साथ लिखा जाता है, SUN, इसमें आप फ़र्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है मखलूक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? सवाल नंबर 17, मखलूक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस, ए ऑप्शन 1 में जो है आर्मी, 2 में है पुलिस, 3 में है क्रिएशन, 4 में है टर्टल। तो मखलूक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? तो मखलूक किसे कहते हैं? मानव को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मखलूक बोलते हैं। मानव जो होता है इसको हम मखलूक बोलते हैं। अब इतना आप समझ गए तो आप आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आर्मी, पुलिस को आप इजीली निकाल सकते हैं, आई थिंक। टर्टल होता है, ये आपका कछुआ होता है। क्या दोस्तों? कछुआ होता है। कछुआ को हम क्या बोलते हैं? कछुआ को हम बोलते हैं टर्टल। तो यहाँ पे आपका जो एक लफ्ज़ बच रहा है वो आपका है क्रिएशन। क्या है? एक क्रिएशन आपका हो जाएगा अंग्रेज़ी तर्जमा। मखलूक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होता है? क्रिएशन। मखलूक यानी खुदा की बनाई हुई तमाम चीज़ें मखलूक में शुमार किया जाता है। तो मखलूक का अंग्रेज़ी तर्जमा हो गया क्रिएशन। तो आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों मुफरदात पता हो गया, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18। मुल्हक का मतलब क्या होगा? मुल्हक एक लफ्ज़ उर्दू का है, इसका मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब होता क्या है। आपके ऑप्शंस, 1 में जुदा, 2 में अलहदा, 3 में मिला हुआ और 4 में खालिस। तो फिर ऑप्शन सुन लीजिए, जुदा, अलहदा, मिला हुआ, खालिस। जुदा कहते हैं सेपरेट, जुदा को हम बोलते हैं सेपरेट, SEPRATE, सेपरेट। अलहदा, जुदा, ये सारे के सारे एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं, अलग के माने में इस्तेमाल होते हैं। मिला हुआ जो है ये आपका मुल्हक का बिल्कुल सही तर्जुमा हो जाएगा। मिल्हक। क्या दोस्तों? मुल्हक जो है ये आपका मिला हुआ का बिल्कुल सही तर्जुमा हो जाएगा, मिला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19। ख़याल फासिद का मतलब क्या होता है? ख़याल फासिद का मतलब क्या होता है आपको बताना है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप अपने कॉपी में टिक करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, ताकि पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उसी के अकॉर्डिंग मैं और अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दाखिल करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में ख़याल फासिद का मतलब पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में अच्छी सोच, 2 में रहनुमाई और 3 में गलत सोच, 4 में गुमान। अच्छी सोच, रहनुमाई, गलत सोच और गुमान। ख़याल क्या होता है दोस्तों? ख़याल जो होता है एक तरह का इंसान का ओपिनियन जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं ख़याल। OPION, ओपिनियन। OPION, ओपिनियन जो होता है इसे हम बोलते हैं ख़याल। फासिद जो कहते हैं गलत के माने में इस्तेमाल होता है। किसके माने में? गलत के माने में इस्तेमाल होता है। तो इतना समझने के बाद आप आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ख़याल के माने ओपिनियन, सोच और फासिद के माने गलत। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ख़याल फासिद का मतलब होता है गलत सोच। गुमान जो होता है, गुमान कहते हैं किसी चीज़ को सोचना। क्या करना? किसी चीज़ को सोचना या गेस करना। आपका गुमान के माने क्या होता है?
गेस, GUESS। तो गेस जो है ये आपका गुमान करना, अंदाज़ा लगाना के माने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है सल्तनत का हिंदी तर्जमा क्या होगा। लफ्ज़ सल्तनत ये उर्दू का लफ्ज़ है और कह सकते हैं कि ये रिलेटेड टू द टॉपिक है। बिल्कुल आप इसे तो याद ही कर लीजिए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इसकी तीनों की सल्तनत का हिंदी तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए में वंश, 2 में संकट, 3 में प्रयास, 4 में प्रजा। आपको बताना है कि सल्तनत का हिंदी तर्जमा क्या होगा। तो दोस्तों सल्तनत का जो हिंदी तर्जमा होगा उससे पहले हम इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। सल्तनत को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्टी, DYNASTY, इसको बोलते हैं डायनेस्टी। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं और अदरवाइज़ इसका आंसर आपका हिंदी में जो होगा वो होगा वंश। क्या होगा? वंश। तो सल्तनत का हिंदी तर्जमा आपका वंश हो जाएगा। संकट कहते हैं डाउट को, शक किसी को होता है। प्रयास कहते हैं प्रयास कह सकते हैं ट्राई या स्ट्रगल कहते हैं। प्रजा कहते हैं रियाया को। किसे कहते हैं दोस्तों? रियाया, सॉरी, ये रियाया जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रजा। सल्तनत का हिंदी तर्जमा आपका हो गया वंश। संकट कहते हैं डाउट को, प्रयास कहते हैं कोशिश या ट्राई को, प्रजा कहते हैं रियाया को। और आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपको जवाब देना है कि सहूलियत का हिंदी तर्जमा क्या होगा। सहूलियत का हिंदी तर्जमा क्या है ये आपको बताना है। और आप हिंदी बता सकते हैं और अगर आपको पता है तो इसकी इंग्लिश भी बता सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप बताते वक्त ये ज़रूर लिखिएगा कि एक तरफ सहूलियत लिखिएगा, फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश या हिंदी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस वर्ड को आप बता रहे हैं। और कमेंट बॉक्स खोलते ही मुझे पता चले। अदरवाइज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप अभी तक 20 क्वेश्चंस में कितने सही हुए आप कमेंट करके बताइए और फिर लास्ट में इसको कमेंट कीजिए कि इसका सहूलियत का हिंदी तर्जमा क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये सेशन कंटिन्यू किया जाए और आपके इम्तिहान के एस्पेक्ट से यूज़फुल है कि नहीं। तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।